हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे एजुकेशन पर बहुत स्वागत है। कल जैसे हमने आपको मापन चैप्टर शुरू किया था फिजिक्स में, और देखा ही बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी है और कमेंट भी किए। बहुत अच्छा आपसे सपोर्ट मिल रहा है पूरा, और उम्मीद है ऐसे ही आगे और भी हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी भी स्टडी बेहतर होगी और हमारा भी अच्छा मतलब चैनल पर जो वीडियो हैं और प्रोग्रेसिव होंगी और जल्दी से जल्दी आती रहेंगी, और जल्दी ही हम क्या आपके बीच में लाइव होंगे। हमारी क्लासों को और सपोर्ट करें। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि कल हमने क्या पढ़ा, मापन पढ़ाया था। तो मापन में कल हमने भौतिक राशियाँ बता दी थी। चैप्टर था हमारा मापन, और मापन में हमने मूल राशियाँ कितनी होती हैं आपकी? 7 होती हैं। उनके बारे में आपको बता दिया था, उनके मात्रक भी बता दिए थे, और व्युत्पन्न राशियाँ बता दी थी। मूल राशियाँ कितनी होती हैं हमारी? 7 होती हैं। तो देखिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने अच्छे से आपने वीडियो को देखा है, कितने अच्छे से पढ़ा है। तो मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 4 राशि आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखी जा रही हैं। इनमें से आप बताएंगे कौन सी मूल राशि है। पहला है क्वेश्चन आपसे, निम्न में से कौन सी मूल राशि है? वेग, दूरी, लंबाई, क्षेत्रफल। इनमें से कौन सी मूल राशि है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये हम देखना चाहते हैं कितने बच्चों ने हमारी वीडियो को देखा है, पूरा देखा है। तो आप इनमें से आंसर कमेंट बॉक्स में दें इसका कि इनमें से कौन सी मूल राशि है। ठीक है। नेक्स्ट, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं आपका। देखिए, मापन हमारा चैप्टर चल रहा है। मापन में जो भौतिक राशियों को मापने की जो पद्धतियाँ होती हैं, वो हमारी पद्धतियाँ कितनी हैं? 4 पद्धतियाँ होती हैं। एक होती है आपकी MKS पद्धति, दूसरी होती है CGS, तीसरी पद्धति होती है आपकी FPS, और चौथी पद्धति होती है हमारी SI। किसी भी भौतिक राशि को मापने की कितनी पद्धतियाँ होती हैं? कुल 4 पद्धतियाँ होती हैं। 4 पद्धति में पहला हमारा MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। नेक्स्ट है आपका CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। नेक्स्ट है हमारा FPS मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। नेक्स्ट है हमारी चौथी पद्धति होती है SI पद्धति। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इसको हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो आपका इससे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इस भौतिक राशि का, कोई भौतिक राशि दे दी जाती है, उसका मात्रक पूछा जाता है। निम्न में से इस, मान लीजिए बल का पूछ लिया आपसे, तो पूछा जाता है निम्न में से बल का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ठीक है, SI पद्धति जो है आपकी वो MKS पद्धति के समान होती है। SI पद्धति में जो मात्रक होता है किसी भौतिक राशि का, वही मात्रक MKS पद्धति में होता है। यानी SI पद्धति और MKS पद्धति सेम होती हैं। इनमें दोनों में मात्रक क्या होते हैं? सेम। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं से राशियों से संबंधित कि ऐसी कौन सी, मतलब आपकी कौन सा मात्रक आपका इनमें से ऐसा है जो किसी भी पद्धति में नहीं बदलता है, यानी समान रहता है, सभी पद्धतियों में उसका मात्रक समान रहता है। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, सेकंड। और ऐसा ही सिस्टम में भी जो टाइम का मात्रक है, जो समय का मात्रक है, वो क्या होता है? सेकंड ही होता है। तो ये
इसमें आंसर हो जाता है, आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सी राशि है जिस भौतिक राशि का मात्रक सभी पद्धतियों में समान रहता है, तो वो राशि हमारी समय, और समय का मात्रक होता है हमारा सेकंड। यानी समय एक ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक किसी भी पद्धति में नहीं बदलता है। बदल जाता है मतलब वैसे तो हम इसे घंटे में भी लिख सकते हैं, मिनट में भी लिख सकते हैं, बट एक ऐसी भौतिक राशि है समय जिसका मात्रक किसी भी पद्धति में नहीं बदलता है। सभी पद्धतियों में, चारों पद्धतियों में इसका जो मात्रक होता है समय का, वो क्या होता है, सेकंड ही रहता है। ठीक है, MKS पद्धति समझ में आ गई होगी, CGS, FPS, SI 4 पद्धतियाँ होती हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी हमारी वीडियो लाइव आ जाएं। देखिए, इससे रिलेटेड और आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राशियों से संबंधित। एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है। चलिए, एक बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। कल बताया था आपको, ये बल का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। अच्छा, इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होगा। CGS सिस्टम में, CGS मतलब सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक आपका CGS पद्धति में होता है आपका डाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से आपका बनता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। दोनों का रिलेशन पूछा जाता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। कई बार पूछा गया है, CGL और CHSL जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। देखिए, अगर आपको मात्रकों की अच्छी से जानकारी है, भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं अगर आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, तो ये चीज़ आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी इन चीज़ों का मतलब हम क्लियर कर लेते हैं अपने आप ही। देखिए, इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, बल का SI मात्रक, SI या MKS पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम को न्यूटन को, जो हमारा न्यूटन है, न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के इक्वल होता है। ये कौन सी पद्धति है, ये जो मात्रक लिखा हुआ है ये कौन सी पद्धति में लिखा हुआ है, ये आपका MKS पद्धति में लिखा हुआ है। मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड है। तो ये कौन सी पद्धति में हो गया, MKS पद्धति में हो गया। इसको हमें चेंज करना है कि CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, CGS पद्धति में चेंज करने के लिए जो किलोग्राम है आपका, इसको चेंज करेंगे, किलोग्राम का क्या बन जाएगा, ग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होती हैं, 1000। ये आपका क्या है, मीटर। मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर कितने होते हैं 1 मीटर में, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेकंड आपका समान रहता है दोनों में, तो ये मात्रक हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम और 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें तो 1000 है यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 10⁵3, और ये कितना है आपका 10⁵100 को लिख सकते हैं 10⁵2। तो ये बन जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10⁵3 और 2 जब गुणा में आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा 10⁵5। और ये जो है आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम कहते हैं डाइन। तो इस तरह से अगर आपको मात्रकों की अच्छी सी जानकारी है तो ये चीज़ आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं, यही 10⁵3 और 10⁵2 दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के हो जाएगा 10⁵5 डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, तो
तो बल का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। डाइन को हम बोल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपकी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ भौतिक राशियों के मात्रक और ले लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। इसको PA भी लिखा जाता है और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, पास्कल होता है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी आपका। नेक्स्ट अब हम आते हैं भौतिक राशियों के विमाओं पर। मात्रकों के बारे में और राशियों के बारे में अब हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे विमाओं के बारे में। तो देखिए विमाओं के बारे में पहले मूल राशियां जो होती हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं आपकी, 7 होती हैं। उन 7 राशियों की आपकी विमा पता होना चाहिए। अगर वो विमा आपको पता है तो आप किसी भी भौतिक राशि की विमा को खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए विमा मूल राशियाँ जो होती हैं पहले उनको लिख लेते हैं हम। कौन कौन सी होती हैं आपकी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। दिख रहा होगा यहां तक, ज्योति तीव्रता। देखिए लंबाई का जो इनका मात्रक भी लिख लेते हैं। ये तो हो गई आपकी मूल राशियां। और यहाँ पे लेंगे इनके मात्रक और यहाँ लेंगे हम इनकी विमाएं। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, केल्विन। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। इसको कैंडेला भी लिखा जाता है, कैंडेला भी लिखा जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीटर इसकी विमा है। विमाओं की बात करते हैं तो मीटर की जो विमा होती है इसको एल। इस तरह से विमा जो होती है किसी भौतिक राशि की उनको बड़े कोष्टक में लिखा जाता है हमेशा। किलोग्राम इसकी जो विमा होगी वो होती है आपकी एम। सेकेंड जो होता है टाइम इसकी होती है टी। केल्विन जो होता है इसको लिखते हैं हम के। और जो मोल होता है पदार्थ की मात्रा इसको लिखा जाता है एन। ये स्मॉल एन लिखा जाता है, मोल भी लिख देते हैं इसे, आप कैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। एम्पियर को लिखा जाता है आपका ए और कैंडेला को लिखा जाता है सी डी। ठीक है, तो ये मूल राशियां हैं और ये इनके क्या हैं, मात्रक हैं। सॉरी, ये मात्रक हैं और ये इनकी विमाएं हैं। तो विमाएं, अब हम जो मूल राशियों के मात्रक, तो ये विमाएं तो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आप किसी भी मूल राशि, किसी भी व्युत्पन्न राशि की जो विमा है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी एक हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमें मान लीजिए बल की विमा ज्ञात करनी है, तो बल की विमा, तो पहले आपको इससे पहले बल का सूत्र पता होना चाहिए। बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अच्छा, अब बल की विमा हम निकाल रहे हैं तो इधर हम द्रव्यमान की विमा लेंगे और इधर त्वरण की विमा लेंगे। द्रव्यमान की जो विमा होगी वो क्या होगी आपकी m, और जो त्वरण है, त्वरण की विमा क्या होती है। देखिए ये चीज़ें आपको पहले ही पता होना चाहिए। देखिए इसको रफ कर देते हैं नोट। देखिए आप नोट भी करते रहें चीज़ों को, नोट्स भी बना सकते हैं। क्लास आपकी स्टार्टिंग से हो रही है और जैसे हो रही है स्टार्टिंग से सेक्वेंस वाइज इसी क्रम से होंगे, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगी आपकी। ठीक है, सिलेबस में किसी भी सिलेबस को आप उठा के देख लें तो पहला सिलेबस आपका मापन आता है। साइंस जिन एग्जाम में साइंस आती है उनमें सबसे पहला मापन आता है। मापन से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख सकते हैं। तो देखिए पहले हम त्वरण की विमा को थोड़ा बता देते हैं आपको, क्योंकि त्वरण यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया। त्वरण
त्वरण क्या होता है? त्वरण से पहले हम एक चीज और पढ़ लेंगे, वेग, क्योंकि जब भी आप समझेंगे वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम? वेग कहते हैं। तो वेग बराबर हो जाएगा आपका विस्थापन बटे समय। और कल हमने आपको विस्थापन बताया था, विस्थापन और दूरी में अंतर। विस्थापन की जो विमा होती है वो क्या होती है? L, क्योंकि विस्थापन मीटर में मापा जाएगा, और समय को किस में मापा जाएगा? समय की जो विमा होती है वो क्या होती है? T होती है। T आपका नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में पहुंचेगा, इनवर्स में। तो इस तरह से आपका वेग की विमा क्या हो गई? L T की पावर -1, ठीक है। इसी प्रकार आपका त्वरण, अब हम त्वरण की विमा देखेंगे तो त्वरण की विमा क्या होगी? त्वरण होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन, वेग की विमा, अब हम तो विमा की बात करें केवल, तो विमा क्या है इसकी? वेग परिवर्तन की विमा है आपकी L T की पावर -1, और नीचे फिर समय आपका आ गया T। तो ये आपका T यहाँ से फिर ऊपर पहुँचेगा अगेन, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका L T -1, वहाँ पहले से ये T और पहुँचेगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? -2। इस तरह से आपकी त्वरण की विमा क्या हो गई? L T की पावर -2। तो ये और ये, मतलब इस तरह से हम किसी भौतिक राशि की विमाओं को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम आते हैं बल पर। तो बल की विमा हमें ज्ञात करनी है, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल की विमा क्या होती है? M, और सॉरी बल की विमा हम निकालनी है तो द्रव्यमान की विमा लेंगे M, और त्वरण की विमा क्या होती है? L T -2। अभी कैलकुलेट किया है हमने, त्वरण की जो विमा होती है वो क्या होती है? L T -2। तो इन दोनों को मिला के अब आपका क्या बन जाएगा? M L T -2। तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि की विमा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? देखिए वीडियो आप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपकी पूरी फिजिक्स और पूरी साइंस की तैयारी आपकी कराई जाएगी, और साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस से चल रहा है। आपकी क्लासेस जो कराई जाएंगी यहाँ पर इस चैनल पर, वो एक निश्चित क्रम में कराई जाएंगी और एक नए तरीके से। और इनके बाद आपके लिए सैम्पल पेपर भी लगाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाए जाएंगे, उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए बल की विमा हमने कैलकुलेट कर ली, एक और ले लेते हैं किसी की विमा। नेक्स्ट लेते हैं हम कार्य। कार्य की विमा पूछा जाता है, कार्य की विमा। देखिए कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है, पहले कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अभी हमने बल की विमा कैलकुलेट की थी, तो बल की विमा यहाँ पर रखेंगे, कार्य की विमा फाइंड करनी है तो हमें बल की विमा पता होना चाहिए। बल की विमा क्या होती है? M L T -2, अभी फाइंड किए, कैलकुलेट किए। और यदि विस्थापन की विमा क्या होती है? L। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा M L L, यहाँ भी तो L की पावर 2 हो जाएगा और T की पावर -2। ये आपकी होती है कार्य की विमा, ठीक है। ये कार्य की विमा हो गई। और ये जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की विमा भी क्या होती है? यही होती है। कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जो सभी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं उनकी विमा यही होती है, क्योंकि कार्य भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी प्रकार हम किसी भौतिक राशि की विमाओं को पता कर सकते हैं। देखिए इनसे संबंधित जो एक प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको जल्दी कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गति। देखिए गति से संबंधित एक ग्राफ पूछा जाता है आपसे, गति मोस्टली है क्या? गति सबसे पहले बात करते हैं गति है क्या। देखिए जब कोई वस्तु है, मान लीजिए वो वस्तु पहले यहाँ है और कुछ टाइम बाद हमने देखा वो वस्तु फिर यहाँ है। मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पर है और कुछ समय बाद भी ये वस्तु यहीं पर है। इसका मतलब, और कुछ समय हो गया उसके बाद भी वस्तु यहीं पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है, वस्तु गतिमान नहीं है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु स्थिर है, यानी गति में नहीं है। लेकिन मान लीजिए ये वस्तु ए आपकी यहाँ है और कुछ समय बाद ये वस्तु चलकर आपकी यहाँ आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु ने समय के साथ अपनी स्थिति बदल ली। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वस्तु गति में है, ठीक है। तो ये तो हो गई गति की आपकी परिभाषा।
गति से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो क्या पूछा जाता है, देखिए न्यूटन थे, न्यूटन ने गति से एक ग्राफ और पूछा जाता है। ग्राफ को समझ लेते हैं पहले। ये आपकी होती है स्थिति इधर, और यहां पे होता है आपका समय। कोई वस्तु है आपकी, ये आपका समय मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकंड, 2 3 4 5, और वस्तु की स्थिति मान लीजिए यहाँ पर है आपकी, ये है 2 मीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर कुछ ही मान लीजिए, 2 4 6 8। अब कोई वस्तु आपकी यहाँ पर है 4 मीटर दूरी पर है, ठीक है। समय लिख लीजिए, समय मान लीजिए सेकंड में आपका ये 1 2 3 4 5, ये आपका समय हो गया, और समय का जो मात्रक है वो सेकंड हो गया। ये स्थिति है आपकी यहाँ पर, और ये दूरी बोल सकती है इसको, ये मीटर में दी गई है, ठीक है। तो कोई वस्तु आपकी कहाँ पर है, 4 मीटर दूरी पर है। अब समय था 1 सेकंड, तब भी उसकी स्थिति यहाँ थी। ये समय हो गया कुछ समय बाद 2 सेकंड, 2 सेकंड में वस्तु की स्थिति कहाँ है, 4 मीटर है, यानी कहीं नहीं गई। 3 मीटर, 3 सेकंड समय हो गया, दूरी स्थिति वहीं है 4 मीटर। 4 सेकंड समय हो गया, स्थिति वहीं है 4 मीटर। 5 सेकंड समय हो गया, स्थिति वहीं है 4 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु समय परिवर्तित हुआ, लेकिन वस्तु की स्थिति कहाँ पर रही, 4 मीटर रही। इसका मतलब वस्तु अपने समय के साथ स्थिति नहीं बदल रही है। तो हम इस स्थिति को कैसा कहेंगे, ये आपसे विकल्प में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित ग्राफ आपको क्या दर्शाता है। तो ये ग्राफ आपको वस्तु की कौन सी अवस्था को दर्शाता है, तो आप बताएंगे ये ग्राफ आपकी स्थिर अवस्था को दर्शाता है। वस्तु किस अवस्था में है, यहाँ पर स्थिर अवस्था में है, ठीक है। अब बात आती, दूसरा आता है ग्राफ इसका गति का। गति में कैसे होगी, देखिए नेक्स्ट ग्राफ ले लेंगे इसके लिए इसी प्रकार। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। देखिए वस्तु आपकी 1 सेकंड, वस्तु की स्थिति है 4 मीटर, ठीक है। ये 1 सेकंड में वस्तु में 4 मीटर दूरी पर है। समय हो गया 2 सेकंड, 1 से 2, और वस्तु हो गई मान लीजिए 6 मीटर दूरी पर। फिर समय हो गया 3 सेकंड, वस्तु हो गई आपकी 8 मीटर। समय हो गया 4 सेकंड, तो वस्तु हो गई मान लीजिए आपकी 10 मीटर, 10 मीटर दूरी पर हो गई। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेकंड में क्या हो रहा है, वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो रही है। पहले वस्तु की स्थिति यहाँ थी, यहाँ हो गई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई। तो ये आपको ग्राफ क्या दर्शाता है, यानी एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय हो रही है। तो इस ग्राफ में आपको पता चलेगा कि वस्तु किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। वस्तु कौन सी अवस्था में है, गति की अवस्था में है। ये ग्राफ स्थिर अवस्था में होगा, सीधी रेखा इस तरह से, और ये जो आपका गति की अवस्था होगी। अच्छा, यहाँ भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें भी कि ये अगर यहाँ पर आपकी सीधी रेखा आती है, बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या दर्शाती है। देखिए यहाँ पर आप 1 सेकंड समय थी, दूरी थी 4 मीटर, समय हो गया 2 सेकंड, दूरी हो गई 6 मीटर। यानी एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय हो रही है। हर 1 सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ती जा रही है, मतलब दूरी कितनी बढ़ती जा रही है, 2 मीटर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है। तो इसको हम कहते हैं एक समान गति। कैसी गति कहेंगे, एक समान गति। और अगर यही लाइन मान लीजिए चेंज कर दी जाए, मतलब सेंटेंस चेंज कर दिया जाए क्वेश्चन में, लास्ट मान लीजिए लास्ट में वो 4 सेकंड, 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड में मान लीजिए वो जाती है आपकी सिर्फ 1 मीटर जाती है, और वो 9 मीटर पे पहुंच जाती है। अब यहाँ पर ये लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 मीटर है, समय आपका 4 सेकंड हो गया, और पॉइंट आएगा आपका 9 मीटर। तो यहाँ पे ये लाइन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। ये तिरछी लाइन क्या दिखाएगी आपको, ये तिरछी लाइन से पता चलेगा कि यहाँ पर वस्तु की गति क्या हो गई, घट गई या बढ़ गई। ठीक है, बढ़ भी सकती है अगर ऊपर एक साथ ऊंची जाएगी तो, और नीचे एक साथ डाउन होती है तो इसका मतलब स्थिति घट गई। तो ये होगी आपकी असमान गति। ठीक है, समान गति में स्ट्रेट लाइन होती है सीधी बिल्कुल, और असमान गति में थोड़ा लाइन का कहीं कम कहीं ज़्यादा थोड़ा सा झुकाव हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी, और प्लीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, इससे संबंधित एक और टॉपिक है आपका गति से ही, मतलब न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे।
न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, और वो कौन कौन से थे उनके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो देखिए, पहला नियम था न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन ने प्रथम नियम दिया था। इसमें कहा था न्यूटन ने, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति करती रहेगी। कब तक? जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको दूसरा नाम भी दिया था, इसको कहा गया था जड़त्व का नियम। नियम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नियम से संबंधित जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम नियम को दूसरा नाम क्या है न्यूटन के प्रथम नियम का? गति के प्रथम नियम का। इसको गति का प्रथम नियम बोलेंगे आप गति का प्रथम न्यूटन, और न्यूटन भी जुड़ जाता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम कौन सा है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। और इस नियम में क्या होता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहती है, और यदि कोई वस्तु गति में है तो गति करती रहती है, जब तक कि वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है तो इसको दूसरा नाम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अच्छा, इसे संबंधित एग्जाम्पल हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कोई बस है आपकी, चल रही है, और अचानक उसमें बस स्टॉप है, रुकी हुई है पहले से ही, और अचानक बस चल जाती है तो क्या होगा? तो यात्री क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको, यात्री आगे की ओर जाता है या यात्री पीछे की ओर जाता है, या यात्री अपने स्थिर अवस्था में बना रहेगा या यात्री गिर जाएगा, क्या होता है? तो जब कोई बस है या गाड़ी है, आप उसमें बैठे हुए हैं और वो स्थिर अवस्था में है, और जब अचानक चलती है तो क्या होगा? आप एक साथ पीछे की ओर, जब गाड़ी आगे की ओर जाएगी तो आप पीछे की ओर धक्का लगेगा आपको पीछे की ओर। क्यों? इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। मतलब इसी नियम के कारण क्या होता है? व्यक्ति अपनी अवस्था का विरोध करता है, और इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम के कारण ही क्या होता है? वो आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इससे संबंधित मतलब 2-3 उदाहरण है। ऐसे ही वस्तु मान लीजिए चल रही है, गाड़ी चल रही है, अचानक ही क्या होता है? ब्रेक लगा दिया है तो क्या होगा? व्यक्ति आगे की ओर झुक जाएगा। इसमें कौन सा नियम लगता है? तो इसमें भी न्यूटन का गति का प्रथम नियम लगता है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित और भी उदाहरण है, आप देख लेंगे। और नेक्स्ट, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? अच्छा, पहले नियम को एक और नाम था, पता हो किसी को? कमेंट बॉक्स में बताएं। पहले नियम का एक और नाम है, बताएगा कोई? पहले नियम का, इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। मतलब जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और एक गैलीलियो साइंटिस्ट थे, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है गति का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है? कोई वस्तु, मतलब जो बल है, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया था तो संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। इसमें ये रूल निकल के आता है आपका, F समानुपाती dp/dt। यहाँ पे P क्या है? P संवेग है किसी वस्तु का, तो जो बल होता है वो बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, इसी को अब अगर हम और एक्सप्लेन करते हैं तो ये आता है आपका निकल के, ये हो जाएगा आपका F इज प्रोपोर्शनल इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा आपका K dp/dt, और ये हो जाएगा F इक्वल टू dp/dt। संवेग परिवर्तन की दर को क्या हो कहते हैं हम? एक सेकेंड, ये आपका हो जाता है F इज इक्वल टू K dp/dt, और P इक्वल टू संवेग जो होता है, संवेग बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणा वेग, तो P बराबर आपका होता है mv। P बराबर क्या होता है आपका? mv। तो यहाँ हम mv रिपोर्ट करेंगे। यहाँ m आपका कांस्टेंट रहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, तो Km ये हो जाता है आपका dv/dt, और ये आपका dv/dt क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये होता है Kma, F बराबर Kma। यानी सिंपली बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। K यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट रहता है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा ये नीचे, तो इधर लिख देते हैं F बराबर ma। ये निकल के आता है इससे रूल। तो ये क्या है आपका? गति का दूसरा नियम है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ पे ये क्या है? त्वरण है। ठीक है, नेक्स्ट है गति का तीसरा नियम। अच्छा, गति के दूसरे नियम से संबंधित एग्जाम्पल बताइए, पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और कुछ एग्जाम्पल हम भी बताएंगे।
जैसे आपने कभी देखा हो जो लैंप के शीशे वगैरह आते हैं, लैंप के शीशे या कांच का कोई भी सामान हम दुकान पर लेने जाते हैं तो वो अखबार में रखा हुआ होता है, यानी या फिर जैसे हम गाड़ियों में कभी सामान लाते हैं तो उनको कहाँ, मतलब जो कांच का सामान होता है उनको गत्ते में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है? वो इसके गति के दूसरे नियम के कारण ही रखा जाता है, ताकि वो एक दूसरे से चटकाएँ, मतलब टक्कर होने के बाद वो टूटे ना। ठीक है, तो ये गति के दूसरे नियम का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है इसका, जब खिलाड़ी जब गेंद को कैच करते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी जब गेंद को कैच करते हैं तो क्या होता है, वो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब गेंद ऊपर से आती है तो उनका जो वेग है वो ज़्यादा तो होता ही है, लेकिन अगर आप उसे हाथ को आगे करेंगे या वहीं रखेंगे तो वो आपके हाथों पे थोड़ी प्रेशर से लगेगी। गेंद को जब खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे करता है तो इसका मतलब उसे थोड़ा बल कम लगेगा उसके हाथों पे बल, क्योंकि संवेग प्रवृत्ति दर कम हो जाएगी तो बल भी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बल क्या होता है, संवेग प्रवृत्ति दर के समानुपाती होता है। तब ये कम हो जाएगा तो बल भी आपका कम हो जाएगा। इसलिए खिलाड़ी क्रिकेट गेंद का जो कैच करते समय, गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे की ओर कर लेते हैं। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी के। नेक्स्ट नियम है इसका गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। और आज हम अपनी क्लास को गति इनके नियमों पर ही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इनके समीकरण और गति से संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं और जो मापन संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपको नेक्स्ट एग्जाम वो एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, उसमें कराए जाएंगे। ठीक है, गति का तृतीय नियम क्या होता है? गति का तृतीय नियम का भी एक नाम है, इसे बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मतलब जब कोई क्रिया होती है तो उसके अपोजिट में कोई प्रतिक्रिया भी अवश्य होती है। जैसे बंदूक चलाई जाती है तो गोली चलाने पर गोली आगे की तरफ जाती है और बंदूक का जो एक प्रेशर होता है वो पीछे की तरफ आगे धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि क्रिया किधर हो रही है, इधर। मान ली गोली इधर जा रही है आपकी तो बंदूक का पीछे की तरफ धक्का लगता है। कैसे? गति के तृतीय नियम, मतलब गति, इसलिए न्यूटन ने अपने गति का तृतीय नियम बताया कि जब कोई किसी दिशा में कोई क्रिया होती है तो उसके विपरीत भी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है इसका, जैसे कोई नाव से, आपने देखा हो नाव से यात्री उतरते हैं तो नाव से उतरने पर क्या होता है, पीछे की ओर धक्का देते हैं नाव को और नाव थोड़ी पीछे की ओर चली जाती है और यात्री मतलब आगे की तरफ कूद जाता है, कोई भी जो व्यक्ति होता है। तो इसे भी क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का तृतीय नियम होगा। आपको क्या होता है, क्वेश्चन में या तो नियम पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम, इस एग्जाम्पल मतलब उदाहरण दे दिया जाता है कि इसमें कौन सा नियम लागू होता है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या कोई नहीं। तो ये आपको एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है या फिर एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हर एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी पूछा गया और आप भी पूछा जाएगा, आगे भी ऐसे ही पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो आज उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा सभी, जो आज आपको बताया मापन संबंधित राशियाँ जो आपको बताई हैं और जो गति के बारे में बताया है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उम्मीद है कि आप एग्जाम में ज़रूर करेंगे। तो आज यहीं हम अपनी क्लास को विराम देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।